नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी कविता की है। कविता जो गांव की रहने वाली थी और अपने मामा के घर अपने प्रिय मित्र अनु के साथ अब रहने आई थी। लेकिन उसका मतलब वहाँ मामा के घर टाइम पास करना नहीं, अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती थी। क्योंकि कविता की जो आर्थिक हालत थी घर की, कुछ ठीक नहीं चल रही थी। पढ़ाई में विघ्न आ रहा था और कैसे भी चाहती थी कविता कि जो उन्होंने सपना देखा हुआ है वहाँ तक हम पूरा करें। कविता आ तो गई मामा के घर, अन्नू से मुलाकात भी हुई, सब कुछ हो गया। अन्नू जहाँ काम करती थी, अब कविता ने कहा कि अगर तू बुरा ना माने तो अपनी कंपनी में लगवा दे। आखिरकार अन्नू कोशिश करती है, लेकिन उस कंपनी में जगह नहीं होता है, तो दूसरी कंपनी में अब बात करती है। आखिर उसकी सिफारिश अब पहुंच जाती है, बात बन जाती है और कविता का काम अब लग जाता है। दोनों सहेली एकदम खुश हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा तो कविता बार बार अन्नू को गले लगाती है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। अन्नू उनसे बड़ी भी थी कविता से, तो अन्नू दी करके बात करती थी और अन्नू दी भी अपना खुश थी कि चलो हमने कविता का मदद किया, अच्छा भी लगा। परिवार मामा का सब अब उस बात पर खुश थे। अब ऐसे से अब उनका जो समय था पास होता रहा था, चलता रहा था। कविता अपने काम पर जाती थी, शाम के समय अब घर लौट के आती थी। ज़्यादा अपना पढ़ाई में उसको ध्यान रहता था। जब घर पर आकर के वो खाली बैठती नहीं थी, ना खेलती नहीं थी, अपने विषय में अब वो पढ़ाई में लग जाती थी। पढ़ाई भी तैयारी करना था आगे के लिए और पैसा भी अब कमाना था। दोनों काम को अब मैनेज कर रही थी। हाँ, पढ़ाई में उसकी मदद अन्नू भी करती थी। अन्नू करवाती थी कि देख, अब कोई भी मदद हो पढ़ाई के बारे में मेरे से ले लिया कर। और कविता तो बड़ा खुश थी इस घर में आकर के कि चलो हमारी दीदी अन्नू है, वो मदद कर रही है। अन्नू जो थी ना, कविता से 1 साल बड़ी थी, लेकिन देखने में लगता था ना कि कविता बड़ी है, अन्नू छोटी है। अन्नू का शरीर एक हरा था और कविता जो थी देखने में ही अब अन्नू से बड़ी लगती थी। लेकिन सुंदर दोनों बहनें थी, अन्नू भी सुंदर थी और कविता भी सुंदर थी। अब ऐसे ही सिलसिला उनका पढ़ाई का मैनेज करना, काम करना। और शाम के टाइम कभी कभी अन्नू जो अब कविता को साथ में लेके आती थी। कई बार ऐसा होता था कि अन्नू की जल्दी छुट्टी हो जाती थी, तब कविता के लिए रुक जाती थी, फ़ोन करती थी कि कविता मैं स्टैंड पर हूँ, वहीं पर आकर मिल लें और यहीं से साथ चलेंगे। कई बार ऐसा होता था। कविता कभी छूट जाती थी तो अनु को फ़ोन करती थी कि अनु दी, मैं यहाँ पर हूँ स्टैंड पर, आप यहीं पर आ जाना। अब दोस्ती तो पहले से थी, लेकिन अब दोस्ती जो थी बहुत घनी हो गई थी। दोनों साथ साथ अपने काम पर निकलते, लेकिन काम अलग अलग था। अन्नू का काम अलग था और कविता का काम अलग था। लेकिन शाम को बड़ा खुश रहती दोनों बहनें। 1 घंटा 1.5 घंटा आपस में बात करती थी। न्यूज़ वगैरह, टीवी वगैरह देखने का शौक़ था अन्नू का। और बड़ा अब खुशहाल परिवार था मामा जी का भी। कोई रोक टोक, कोई बंदिश ऐसा नहीं था कि तुम कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो, कहाँ गई थी, किसका फ़ोन आया है। जो रोक टोक होता है ना घर में, ऐसा नहीं था। एडवांस फैमिली था, सब लोग पढ़े लिखे, कोई अब एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था खुला छूट था। मामा जी की निगाहें अब लड़कियों पर रहती थी कि भाई लड़की हैं, इन पर निगाह जरूर रखना चाहिए। और बीच बीच में अब मामा जी थे, अब आते भी थे, बैठते भी थे कमरे में, बातचीत किया करते थे कि हाँ बेटा कविता कैसा चल रहा है और तेरा अनु क्या चल रहा है। अब वो देख रेख भी करते थे, सब कुछ ध्यान रखते थे। तो बड़ा एक माहौल जो था ना, घर वाला था। कहीं से नहीं लगता था कि कविता को कि मैं अपने गांव छोड़ करके अब शहर में आई हूँ और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही बदला हुआ है। ऐसा उनको फील ही नहीं होता था। लगता था कि जैसे मैं अपने घर में हूँ और सब अपना परिवार
अब वैसे तो मामा का परिवार अपना ही परिवार ही होता था, अलग तो होता नहीं था। हाँ, रहने का जो कमरा था ना, दोनों का, अन्नू का और कविता का, एक ही था और उसमें 2 बेड लगे हुए थे सिंगल सिंगल। एक पर कविता सोती थी और एक पर अन्नू सोती थी। लेकिन कई बार जो थी अन्नू ना, अब वो रात में उठती थी, शायद में नींद में चलने की बीमारी थी या नया ऐसा कुछ था। कई बार वो गिर गई थी पलंग से। तब मामा जी ने कहा कि अब दोनों सिंगल पलंग को हम निकाल देते हैं और डबल पलंग बिछा देते हैं। ये कहीं और पलंग शिफ्ट कर दिया थे, नया पलंग आ गया था। इसके बाद अब थोड़ा ध्यान रखती थी कविता अन्नू को, दीवार के साइड में रखती थी कि अगर उठे तो मुझे भी जगाए या फिर मेरा नींद खुल जाए, देख रेख करती थी। अब एक रात ऐसे ही नींद खुल गई। ऐसा लगा कि उनके कमरे में कोई आया हुआ है या फिर उनको पलंग को कोई छू रहा है या फिर कोई पलंग से उतरा है। रात काफी हो चुकी थी, आधी रात से ऊपर की बात थी। कविता को लगा कि ये अन्नू होगी। लाइट बंद करके दोनों सहेलियां सोती थी। लाइट जलाने के बाद में नींद नहीं आता था। तो अन्नू जो थी ना, अब जो कविता थी अन्नू की तरफ देख रही थी। तो अन्नू तो अपनी जगह पर सोई हुई थी, खराटे ले रही थी, नींद में थी मतलब। तब कविता को लगा कि अगर अन्नू यहां पर है तो बेड से उतरा कौन है। ये बेड में कुछ अलग सा महसूस क्यों हुआ है, जैसे लगा कि उनको बेड को कोई छुआ है, हिलाया है या पलंग पर चढ़ा है या फिर पलंग से उतरा है। ये समझ नहीं पाई थी। लेकिन जब नींद खुला ना, तब उनको अब एहसास होने लगा कि अरे अन्नू तो यहीं पर है, अन्नू तो कहीं गए नहीं। तो ये सब कौन किया है, कौन पलंग से उतरा है या चढ़ा है। लाइट जलाती है उठ करके। लाइट जलाने के बाद देखती हैं अन्नू तो बेचारी सो रही है चुपचाप, दिन दुनिया से बेखबर। लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं उस वक्त में, दरवाजा अंदर से बंद। तब लगा कि कविता को कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन का वहम है और हमें सोना चाहिए, सुबह काम पर भी निकलना है और ज़्यादा देर हम लाइट जलाएंगे तो कहीं अन्नू जाग ना जाए। इस बात का भी वो फिक्र करती थी। लाइट बंद कर देती है और फिर अपने बिस्तर पर सो जाती है। लेकिन जैसे ही अभी आंख बंद करती है, नींद आने की, अब एक बार जो नींद उड़ जाता है ना, चला जाता है ना, जल्दी से लगता नहीं। अब वैसे ही कविता के साथ में होता था। एक बार जब नींद अब उड़ गया उनकी आंखों से तो थोड़ा वक्त लगता था और उसी वक्त को अपना निकाल रही थी आंखें बंद करके और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी और कैसा होगा आगे चलकर उनका फ्यूचर। अब उसी के बारे में अपने दिमाग में अपने आप से खुद बहस कर रही थी। तभी लगा कि उनके हाथ को कोई छुआ है। एक ठंडी से एहसास उनको पूरा शरीर में हो गया। जैसे ही एहसास होता है तो समझ में आता है कि शायद अन्नू होगी। लेकिन यह हाथ दूसरा था, वो साइड में अन्नू थी ही नहीं। अन्नू तो दीवार के साइड में थी और वो हाथ था जो पलंग के आखिरी सिरे पर था। अब अन्नू जो देख रही है अन्नू को, तो अन्नू तो अभी भी सो रही है, कमरे में अंधेरा हो गया था। अब थोड़ा डर जाती है कविता कि इस तरफ को चलो मान लेते हैं कि अन्नू ने मेरे हाथ को टच किया होगा, लेकिन अन्नू टच भी करेगी तो वो ठंडी सी महसूस क्यों होगी। ये तो दूसरा हाथ है, इधर तो है नहीं अन्नू, इधर तो अब जमीन है, फर्श है, इधर तो कुछ और है नहीं। कविता भयभीत हो जाती है। भूत प्रेत को मानती थी, परिवार भी उनका मानता था, लेकिन इधर जो अन्नू का परिवार था ना, इन चीजों पर कभी यकीन करता ही नहीं था। भूत प्रेत को महत्व देते ही नहीं थे, ना मानते थे। शहर में रहने वाले लोग थे, अब कभी भूत प्रेत से उनका परिवार को पाला नहीं पड़ा। लेकिन कविता थी गांव की और वहां पर कुछ न कुछ किस्सा आए दिन अब कविता के नज़र में आता रहता था कि हाँ फलाने के घर में एक लड़का था, उसके ऊपर में कोई साया आ चुका, कोई खेत से आ रहा था, कोई उसको चुड़ैल दिख गई, बांस के बगीचे में कोई चुड़ैल घूम रही है। इस तरह खुद कभी देखी नहीं थी वो, लेकिन किस्से कहानियां गांव के लोगों को जैसे बताते थे और वो समझती थी। समझने के बाद में वो डर जाती थी। लेकिन यहाँ घर में, शहर का घर है
और अकेले भी नहीं हैं, साथ में उनकी बड़ी बहन अनु भी सो रही है। तो ये हाथ टच किसने किया? ये ठंडा सा एहसास हुआ। घबरा जाती हैं, फिर लाइट को ऑन करती हैं। देखने के बाद में वहाँ घर में कोई नहीं होता है। उनको लगा कि मन का वहम है, ऐसा ही मेरे महसूस हुआ है। अगर कोई होता, अब बंद कमरे में होने कोई मतलब ही नहीं है। फिर कुछ देर के बाद में लाइट बंद करके अब फिर सोने लगती हैं। इस बार वो नींद उनको आ भी जाती है। जब नींद में गहरी में चली जाती है ना, तब उनको लगता है कि उनके बालों को कोई सहला रहा हो। इस बार उनकी जल्दी से आंख खुल जाती है। कोई शरीर को उनको टच करे, चाहे नींद में रहे, तो उनकी आंख ऐसे ही खुल जाता था। घबरा करके आंख खोलती है, तब उनको कोई दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है। लेकिन डर के उठ के बैठ जाती है। दिल धड़कने लगता है कि आखिर कौन हो सकता है। पहले मेरे बाजू का टच किया, पहले एहसास हुआ कि हाँ कोई पलंग पर आया है या उतरा है। तीसरी बार उनकी बालों से कोई खेलने की कोशिश कर रहा था। कविता बहुत डर गई। लाइट जलाती है, अभी भी देख रही कि अनु नींद में सो रही है। उसको कुछ पता ही नहीं कि हाँ चल क्या रहा है। अनु इतना खौफ में हो जाती है कि वो कविता अनु को उठाती है। अनु आंख खोलती है, कहती क्या क्या बात है कविता, सो जाओ ना, अभी तो रात बहुत बाकी है। लेकिन अनु की जो देखती है अनु कविता को, तो थोड़ा अब डर जाती है। बात क्या है कविता, बात क्या है, कोई बुरा सपना देखा है क्या? अब ऐसे ही अनु समझाती है, कहती है। लेकिन कविता कहती कि नहीं दीदी, बुरा सपना तो नहीं देखा। अब फिर अपने साथ में घटी हुई वो सब बातें बताने लगती है कि देखो दीदी, पहले लगा कि पलंग पर कोई आ गया है, पलंग से या तो चढ़ा है या उतरा है। और दूसरी बार मेरे हाथ को कोई टच किया था, ठंडा सा एहसास हुआ था। और तीसरी बार मेरे साथ में जैसे मेरे बालों से कोई खेल रहा हो। मैंने महसूस किया, लेकिन लाइट जलाने के बाद में कोई दिखाई नहीं दिया। अनु हंस पड़ी और कहने लगी कविता, ये शहर है, गांव नहीं है। गांव होता तो चलो मैं मान भी लेती, जैसे तुम कह रही हो कि वहाँ भूत प्रेत होते हैं, लेकिन यहाँ तो शहर है। देखो ना, अब ऐसे कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर इंसान अब इतना बढ़ चुका है कि भूत को अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। तो भूत कहाँ रहेंगे शहर में? अनु मजाकिया अंदाज में कविता को समझाने की कोशिश कर रही थी और समझा भी रही थी। लेकिन कविता बड़ा खौफ में पड़ गई थी, डर गई थी। सब दोबारा से बात बता रही थी कि नहीं दीदी, जो मैंने महसूस किया ना, वो मेरा मन का भ्रम नहीं हो सकता है। और वो सबसे आखिरी वाला, जैसे मेरे बालों को अब जैसे कोई संवारने की कोशिश कर रहा हो, मेरे बालों को जैसे कोई खेल रहा हो, ऐसा मैंने महसूस किया। दीदी, ये कोई भयानक सपना भी नहीं है, ना मेरे मन का भ्रम है। जो मैं महसूस किया और वही सब आपसे बता रही हूँ। कविता बोल करके रोने लगी कि दीदी, आपके घर में ऐसा कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है? अनु हंस पड़ी, कहने लगी पगली, अरे मेरे घर में आज तक कोई समस्या नहीं हूँ, तो आज आई है ना, कुछ दिनों से आई है ना। लेकिन मैं इस घर में बचपन से इसी जगह पर मैं सोती आई हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब कविता भी समझ गई थी कि अगर कुछ होना होता तो अनु के साथ भी होता। लेकिन ये कविता के साथ अब जो खेल हो रहा था, खुद ना कविता अब इसके बारे में जान पा रही थी और ना अनु समझ पा रही थी। उसको लगता था कि शहर में भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। लेकिन कविता को जरूर एहसास था, ये मेरा कोई मन का भ्रम नहीं, मेरा कोई भयानक सपना नहीं है। जो कुछ हुआ है अब ये सच है। अब अनु या माने या ना माने, अनु उनको समझाती है, कहती कि सो जा, सुबह इस विषय में बात करेंगे मम्मी से, मम्मी कोई ना कोई अच्छी राय देगी। फिर अनु कविता को सुलाती है। पहले तो खुद सो जाती है, तो कविता क्या सुलाएगी? कविता कुछ देर तक ऐसी आंख बंद के पड़ी रहती है। अभी रात बाकी है, आधी रात से ऊपर का वक्त है, सुबह होने में अभी टाइम है। फिर अनु एक बार उठ जाती है। अनु कहती है, कविता लाइट बंद कर देना है, नींद नहीं आ रही है, देख मैं सो गई थी और फिर मेरा नींद खुल गया। अब इसमें एक आदत थी अनु को कि जब तक लाइट नहीं बंद करती थी तब तक उसको नींद अच्छी ढंग से आती नहीं थी। कविता अब लाइट को बंद करती है, लेकिन डरी हुई रहती है। सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती है।
तभी लगता है कमरे में अंधेरे में दिखाई देता है कि जैसे खिड़की से कोई अंदर आया हो। सफेद वस्त्र दिखाई देता है, लेकिन वो शरीर दिखाई नहीं देता है स्पष्ट, धुंधला धुंधला सा अब शरीर ऐसे कुछ नजर आता है जैसे कोई पुरुष हो। अब खिड़की से कैसे अंदर आ गया? खिड़की में लोहे के रॉडें लगी हुई हैं, अब उसमें कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन वो उसी खिड़की से एंटर करता है। अंधेरे में सफेद कपड़ा उसका अब दिखाई देता है कुछ देर के लिए। कविता डर जाती है, फिर लाइट को ऑन करती है, और लाइट ऑन करती है तो फिर कोई नहीं है। फिर अनु का नींद खुल जाता है। कविता लाइट बंद करने यार, चिल्लाती है, अरे सुबह काम पर जाना है, तुम्हें भी जाना है, अब सो जाना, क्या इस सपने के चक्कर में पड़ी है? कल मम्मी से बात करेंगे सुबह में, अब तू निश्चित हो जा, आराम कर, मुझे भी सोने दे और तू भी सो जा। डांट डपट करके कविता को अब सुलाने की कोशिश करती है। लाइट बंद कर देती कविता अनु के डर से। उसकी मन नहीं था कि लाइट बंद करे, डर लग रहा था, लेकिन अनु को नींद हराम भी नहीं करना चाहती थी, लाइट बंद कर देती है। अब कुछ ही देर के बाद में फिर अब आंखें बंद कर लेती है, सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद कहाँ से आए? 3 बार जिसके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है, और चौथी बार तो उसको अब कुछ दिखाई भी दिया था कि कोई खिड़की से आया है, लेकिन लाइट जलाते ही गायब हो चुका था। अब फिर वो डरी हुई थी। अनु उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी और उल्टा कह रही थी कि शहर में भूत प्रेत नहीं होते हैं, अब तुम आराम कर। अब कविता को समझ नहीं आता कि आखिर मैं कैसे सोऊं, डर लग रहा है। सोने की कोशिश करती है, अब फिर उनको जैसे बालों को कोई सहलाता है, और उसी वक्त जल्दी से जो भी बाल को सहलाता है उनका हाथ पकड़ लेती है। एक ठंडक की एहसास होती है, और फिर वो हाथ उनके मुट्ठी से निकल जाता है। चीख पड़ती हैं कविता, चीख सुन करके अनु जाग जाती है। क्या हुआ कविता, क्या? वो भी डर जाती है। इतनी भयानक चीख कविता अब निकालती है, डरी हुई रोने लगती है। और तब अनु लाइट ऑन करती है, देखती है तो कविता का हालत एकदम बेकार है, डरी हुई है, आंखों से आंसू निकल रहा है। अनु घबरा जाती है, कहती है कविता हुआ क्या? तूने वो भयानक सपना फिर देखा क्या? कविता कहती नहीं, सपना नहीं, मैंने उस इंसान को अब अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था, उसकी हाथ को। जैसे ही मेरे बालों को टच करना चाहा, मैंने उसकी हाथ को पकड़ लिया। एक ठंडक की एहसास हुई, फिर वो मेरी मुट्ठी से फिसल गया। इसके बाद मेरी तो चीखें निकल गई। मैं जान गई कि इस घर में कोई न कोई है, मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा शख्स भी है, और वो कोई जेंट्स है। मैंने उसको खिड़की से आते हुए देखा था। अब अनु भी उसकी बात को थोड़ा सीरियस लेने लगी, कहने लगी कि कविता तू जो कुछ कह रही है सच बात है। अब कविता कहती कि हाँ दीदी, अनु दीदी बिल्कुल सही बात है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मुझे झूठ बोलकर फ़ायदा क्या है? मेरी भी नींद हराम हो रही है, आपकी भी हो रही है, हम दोनों को काम पर भी जाना है, फिर हमें पढ़ाई का ध्यान भी रखना है, तो ऐसा मैं क्यों करूँगी? अब अनु सोती नहीं है। अब रात का सुबह का 2 बज रहा है। अब अनु कहती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कौन हो सकता है। ये काम कर कविता, तू दीवार के साइड में आ जा, अब मुझे इस तरफ सोने दे, ताकि कोई भी शख्स मेरे कमरे में आएगा तो पहले मुझे टच करेगा ना, मैं भी उसको टच को अब एहसास करना चाहती हूँ। लेकिन कविता कहती कि नहीं दीदी, आप नींद में कभी कभी अब झोंके में उतरने की कोशिश करती हैं और जल्दी में गिर जाती हैं, आप उधर ही रहो। लेकिन अनु मानती नहीं, कविता की दीवार साइड में कर देती है और खुद दूसरी साइड में आ जाती है। नींद नहीं आती है, यही तो बीमारी थी अनु की। कुछ देर तक बिल्कुल सही रहता है, 10 मिनट 15 मिनट बीत जाता है, और लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं देता है। तो अनु को लगा कि जरूर कविता के साथ में कुछ ऐसे ही भयानक सपना आया होगा, और ये सपना तो किसी के साथ में आ सकता है। तब अनु कहती है कविता, क्या मैं लाइट बंद कर दूं? अब कविता डरी होती है, कहती दीदी जैसा आप चाहो। अब अनु लाइट बंद कर देती है और नींद भी आ जाता है। अब जो कविता है दीवार की साइड में है, अनु अब बाहरी साइड में है। अनु तो सो गई, लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही है।
अभी भी डरी हुई है। अचानक फिर उनको ऐसा ही एहसास होता है जैसे उनको बालों को कोई सहला रहा। अब इस बार थोड़ा हिम्मत से काम लेती है और वो हाथ जो है ना बालों को सहलाता हुआ अब आगे तक बढ़ता है और उसी वक्त अपने दोनों हाथों से उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। अब पकड़ भी लेती है। अब पकड़ करके अन्नू को चिल्लाती है, दीदी जल्दी से लाइट जलाओ, दीदी जल्दी से लाइट जलाओ। अन्नू भी अब नींद से जागती है, लेकिन वो समझ गई मौके के नजाकत को और लाइट को ऑन कर देती है। जैसे ही लाइट ऑन करती है ना, एक सफेद कपड़ों में अब कहा जाए साया ही था और सीधा खिड़की से निकल करके बाहर जैसे हवा में उड़ता हुआ निकल जाता है। अब ये चीज अन्नू ने भी अब देखा, महसूस किया। कविता तो अब बेहद डरी हुई थी। अन्नू को समझ आती कि देखा दीदी, ये वही चीज था, ये जरूर कोई भूत प्रेत है और हमारे कमरे में। अब बताइए, आपको अब उसने टच नहीं किया और मुझे आकर के फिर मेरे बालों से खेल रहा था। ये दीदी हो क्या रहा है आपके घर में? अन्नू भी देख चुकी थी, लेकिन पूरा साफ तो नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि कविता के पास से कोई उठा है हवा में जैसे तैरता हुआ और खिड़की से, अब रोड लगा हुआ खिड़की में, और उससे वो निकल गया। अन्नू भी अब हैरान हो जाती है, डर जाती है। अब इसके बाद दोनों सहेलियां आपस में बात करने लगती हैं कि देखो अभी तो अब सुबह होने में वक्त है, लेकिन हम सुबह होते ही माँ से डिस्कस करेंगे। अब हम लाइट जला कर रखते हैं। अब कविता तो कहती है कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं। डर के मारे वो रो भी रही है। अन्नू समझ आती है कि तू शांत रह, अब सुबह होने दे और तब हम माँ से बात करेंगे। और वही होता है। अब दोनों सहेली सो नहीं पाती है। सुबह होते ही अन्नू अपनी माँ को अब कमरे से लेके आती है और कहती है कि देखो मम्मी, कविता के साथ में रात में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मैं पहली बार तो समझ में नहीं आई। मुझे लगा कि कविता शायद नींद में अब कोई भयानक सपना देखा हो। कई बार मैं भी देखती हूँ, हर कोई देखता है, मुझे अभी ऐसा लगा। लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देखा ना कि हाँ एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए इंसान जैसा शक्ल, लेकिन मैं पूरा देख नहीं पाई। वो ऐसा ही लग रहा था, साया की तरह लग रहा था और साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन हमने देखा दोनों ने, वो खिड़की से, इसी खिड़की से बाहर निकल गया हवा में तैरता हुआ। मम्मी ये सब क्या है? अब जो अन्नू की मम्मी थी ना, वो भी भूत प्रेत को नहीं मानती थी और कहने लगी दोनों की तरफ घूरते हुए कि सच बताओ तुम दोनों, ये सब तो तुम्हारे साथ में, दोनों के साथ में हुआ था? अनु कहने लगी नहीं मम्मी, मेरे साथ में तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने उसको देखा था जब कविता चीखने लगी थी, तब मैंने उसको देखा था। ये सब कविता के साथ में चल रहा है। अब बात समझने की कोशिश करती है अन्नू की मम्मी। और वो शहर के रहने वाली थी, भूत प्रेत से कभी वास्ता नहीं पड़ा था और वो भी उनको अब डर होने लगा। और उनको लगा कि हाँ इस संसार में, इस जगह में भूत प्रेत भी होते हैं और नहीं होते तो इस घर में कैसे पहुंचते। लेकिन ये घर जो सालों से सुरक्षित था, अचानक भूत प्रेत कहाँ से आ गया? समझने वाली बात थी। अब घर के बड़े बूढ़े भी अब उठ जाते हैं, अन्नू के पिता भी, अब सारे लोग बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा यही है ये सब कैसे हो सकता है। अन्नू बताती है कि मैंने पापा देखा है जब वो साया कविता के पास से निकल करके भाग रहा था लाइट जलाने के बाद में, तब मैंने उसको देखा था। कविता बिल्कुल सही करी है। अब सबको मानना पड़ा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में हम सालों से रहते आए हुए हैं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, अचानक ये घटना अब कैसे होने लगी, समझ में नहीं आ रहा था। तब बड़े बूढ़े ने कहा कि ये काम करो, पंडित जी को बुलाओ। जब घर में भूत प्रेत प्रवेश कर गया है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्यों आया है उसका अब रीजन भी ढूंढना है। पंडित जी को बुलाया जाता है मंदिर से, आते हैं, अपना छानबीन करते हैं। अब उसी कमरे में जाते हैं जिसमें अन्नू का है, कविता सोती है, दोनों लोग सहेलियाँ सोती हैं। देखते हैं पूरा घर में हर तरफ, कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अपना पूजा पाठ करते हैं और कह देते हैं कि अपने तरफ से तो मैं पूजा पाठ कर दिया हूँ,
अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आगे होता है तो आप हमें याद कर लीजिएगा, तो इससे बड़ा मैं पूजा कर दूंगा। अब शहर के रहने वाले लोग अब इतना हो गया, उनको संतुष्टि मिल गई कि चलो जो कुछ था अब खत्म हो जाएगा। अब ऐसा कुछ रात में नहीं होगा। अब उस दिन ना तो कविता काम पर जाती है ना अनु जाती है, दोनों छुट्टी कर लेती है, अपने कमरे में रहती है, उसी कमरे में। लेकिन दिन के टाइम में ऐसा कुछ अनुभव उनको होता नहीं है। जब रात हो जाती है, दोनों सहेलियां सोती हैं, कविता कहती है कि देखो अनु दीदी, लाइट बंद करना। तब अनु समझाती है कि देखो पंडित जी ने पूजा पाठ कर दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने शायद देखा है अब उसकी हिम्मत नहीं कि हमारे कमरे में आए, जैसे पंडित जी ने बताया था। अब कविता भी मान लेती है कि चलो अनु दीदी ऐसी बोल रही तो ऐसा ही होगा। लाइट बंद हो जाता है। इसके बाद अब जो कविता थी ना, अब दीवार के साइड में सो रही है। अनु उसको बोल रही कि तू उधर ही साइड में सो, मैं अब दूसरी साइड में सोऊंगी। अब सो जाती है। कुछ देर तक आपस में बात करती रहती है। अब फिर अनु सो जाती है। अनु के सोने के बाद में कविता को नींद नहीं आ रहा। क्या पता फिर कुछ ऐसा मेरे साथ में ना हो। लेकिन जब आधा घंटा पौन घंटा बीत जाता है, आखिरकार अपने नींद पर कंट्रोल रख नहीं पाती है, क्योंकि पिछली रात भी सो नहीं पाई थी, दिन में सोने का मौका नहीं मिला, तो नींद तो आना लाजमी था। वो भी नींद में आ गई थी। जब उनको एहसास हुआ कि उनके शरीर से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, और तब अपनी आंख खोल देती है कविता। उनको महसूस होता है कि उनके बगल में कोई आकर लेटा हुआ है और उनके शरीर से खेलने की अब कोशिश कर रहा है। कविता चीख पड़ती है। उसी समय में जब उसकी आंख खुलती है, महसूस होता है, तब अनु जाग जाती है। अनु जल्दी से लाइट जलाती है, तब देखती है ना कि वही साया, सफेद कपड़ों वाला। कपड़ा तो साफ नजर आता है, लेकिन चेहरा जो उसका है ना, वो धुंधला धुंधला नजर आता है। अब उनके पलंग से उठ करके हवा में उड़ता है और खिड़की से निकल जाता है, तैरता हुआ, जैसे हवा में तैर रहा हो। इधर अनु जो है ना, कविता को देखती है। कविता तो अपने होश हवास में जैसे ना हो, बस चीखती जा रही है, रोती जा रही है, आंखों से आंसू निकल रहा है। तब अनु देख करके हैरान हो जाती है कि कविता ऐसा कभी अपने कपड़े खोल के सोती नहीं है। अब अनु बोलती, कविता ये तो तू अपने आप को ढक पहले, ये सब क्या है। तब कविता अपने आप को देखती है कि दीदी मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, आप तो जानती हो कि मैं कपड़े पहन के सोती हूँ। तब अनु समझ जाती है कि मामला बहुत आगे तक निकल चुका है। कोई ऐसा भूत प्रेत है जो कविता से अब एक तरह से अब उसको प्यार करने लगा है। तभी तो कल भी आया और आज भी आया। अब अनु भी हालत खराब, कविता को तो था ही, साथ में अनु भी डर गई कि ना जाने अब क्या हो। पंडित जी घर के पूजा पाठ करके गए हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह होता है, दोनों सहेलियां एकदम डरी हुई। कविता तो सबसे ज़्यादा डरी हुई, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अब पूरा परिवार फिर इकट्ठा होता है। फिर पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी आते हैं, अब फिर उस घर में पूजा पाठ करते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही अब टाइम लगाते हैं। अब पूजा पाठ करके कहते हैं अब इस घर में अब कोई साया नहीं आ सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ पूजा है वो मैं कर दिया हूँ, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब परिवार के लोग मान जाते हैं, अनु भी मान जाती है, लेकिन कविता जो है ना, वो डरी रहती है। आज भी अब ना दोनों काम पर जाती है, सारा समय तो ऐसे ही बेकार जा रहा था। रात होता है, अब अनु की मम्मी आती है कमरे में, कुछ देर कविता को समझाती है, दुलारती है और कहती कि अब देखो पंडित जी ने बड़ा पूजा कर दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। कविता उनकी बात को मानती है और कहती है ठीक है, अब मैं नहीं डरूंगी, अब तो पूजा हो गया है। अब दोनों सहेलियां अनु और कविता सो जाती हैं। और अनु की वही आदत है कि जब तक लाइट जलता रहे अब उसको नींद नहीं आती। अनु अब पूछती है कविता से कि मैं लाइट बंद कर दूं, तब कहती है कि हाँ आप कर दो। अब लाइट बंद हो जाता है, अनु सो जाती है और कविता को नींद नहीं आता है। आधा घंटा पौन घंटा बीतने के बाद में अब फिर नींद के आगोश में चली जाती है। जब
फिर कल वाली बात दोहराया जा रहा था, जैसे उसको बगल में आके कोई लेट गया है, शरीर से खेलने का कोशिश कर रहा है। तब कविता फिर चीखने लगती है। डर के मारे अन्नू लाइट जलाती है तो वही चीज देखती है, वही साया सफेद कपड़ों वाला। देखने में कोई नौजवान लड़का जैसा दिखाई दिया, बड़े बड़े बाल उसके अब काले काले। अब इतना एक नज़र में जो देखा अब वही महसूस हुआ। उसके बाद में वो खिड़की से निकल चुका था, हवा से तैरता हुआ, और उसको खिड़की भी रोक नहीं पाई थी। दोनों सहेलियां अब डर चुकी थी। अब सुबह का इंतजार नहीं किया। अन्नू अपने माँ को बुलाती है, अन्नू भी रोने लगती है। और सबसे हालत कविता का था। कविता के तो जैसे कपड़े खुले हुए थे, और अन्नू की माँ आती है तो देख करके वो भी सहम जाती है। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी से मैंने पूजा करवा दिया, सबसे बड़ा पूजा करवा दिया, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब सारे परिवार के लोग जाग जाते हैं। अब आपस में विचार विमर्श करते हैं कि अब क्या करना होगा। तब किसी ने सलाह दिया कि देखो, ये पंडित जी का मामला नहीं है, इसमें कोई तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। ऐसे काम कोई तांत्रिक ही कर सकता है। अब सुबह होने के बाद में जो अन्नू के पापा थे और अन्नू के भैया, बड़े भैया, अब तांत्रिक अब ढूंढने निकलते हैं। अब अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं फ़ोन पर कि कोई अच्छा तांत्रिक बताओ। तब किसी ने बताता है कि एक बूढ़ा तांत्रिक है, थोड़ा चलने फिरने में लाचार है, लेकिन वो किसी के साथ मतलब अब वो पैदल नहीं चल सकते, ना लंबा सफ़र तय कर सकते। हाँ, अगर आपको उनको लेके आना है तो खुद लेके आना पड़ेगा। अब अन्नू के पापा, अन्नू के भैया अपनी कार लेके जाते हैं और उस तांत्रिक को अपने कार में बिठा करके पूरी कहानी बता करके तब अपने घर में लेके आते हैं। घर में ले आते हैं। अब वो जो तांत्रिक बाबा थे, बुजुर्ग थे, चलने फिरने में ज़्यादा असमर्थ थे, बड़ा दिक्कत होती, परेशानी होती थी, लेकिन अपने कर्म जो थे ना वो कर रहे थे, लोगों की भलाई कर रहे थे। पूरा घर का छानबीन किया, जो बाकी घर भी था उन्होंने छानबीन किया, हर जगह का मुआयना किया। फिर लास्ट में आते हैं अन्नू के कमरे में। अन्नू के कमरे को पूरा अच्छी तरह से उन्होंने जांच परख करते हैं। उस खिड़की पर भी जाते हैं, खिड़की को खोलते हैं, खुलवाते हैं, अब फिर नीचे झांकते हैं। कुछ भी वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जो भी उनके मन में चल रहा था वो तो वही जान सकते हैं, लेकिन सर हिलाते हैं। अब अन्नू के पापा कहते हैं कि नहीं, इस घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर कोई होता तो मुझे जरूर महसूस होता है। ये कोई बाहर का है जो आता है और चला जाता है। अगर यहां पर रुकता ना तब मैं उसको पकड़ सकता था। अब मुझे तो अब रात का इंतजार करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि उसके लिए मैं एक जाल बुनता हूं और वो मेरे जाल में जरूर फंसेगा। अगर इस घर में होता तो मैं उसको अभी पकड़ लेता, लेकिन वो बाहर का शख्स है, बाहर की हवा है, और आपके पास रात में इस कमरे में आ जाता है, आपकी बेटियों के पास में। अब सब लोग कहते हैं कि बाबा ठीक है, जैसा आप करना चाहो। अब रात होती है और जो तांत्रिक बाबा है ना, उस खिड़की पर कुछ ऐसा अब तंत्र मंत्र करते हैं और उस दरवाजे पर करते हैं। अब फिर कहते हैं कि मुझे अलग कमरा, इसी के बगल में कोई कमरा है तो उसको दिया जाए ताकि मैं निगाह रख सकूं। अब उनके बगल कमरा था जिसमें अन्नू के बड़े भाई सोते थे, और वो कमरे में अब खाली करा दिया गया। अब वहाँ पर तांत्रिक बाबा ने कब्जा कर लिया अब रात भर के लिए कि देख रेख कर सके। रात होती है। आज भी कविता का हालत बेहाल है, डरी हुई है, और अन्नू का भी है। अन्नू तो पहले भूत प्रेत को मानती नहीं थी, ना उनका परिवार मानता था, लेकिन जब ये सब घटना होने लगी ना, तब उनको मानना पड़ा कि वाकई में भूत प्रेत होता है, इनसे डरना होगा। ये भूत प्रेत ऐसा कौन है जो तो मुझे नहीं छूता है और कविता के पास में आता है? क्या इसका कविता से कोई लेना देना है, या फिर कविता के साथ में प्रेम प्रसंग में फंस चुका है? लेकिन इंसान होता तो चलो मान भी सकते हैं, लेकिन भूत को प्रेम कैसे हो सकता है? अब जो अन्नू अपने दिमाग में ये सब ख्याल सोच रही थी, और ऐसे करके रात बढ़ती रही। जब रात का 12 बजता है ना, तब अन्नू कहती है कि कविता क्या लाइट बंद करें? अब तो हमारे पास में तांत्रिक बाबा भी हैं
अब वो जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे नींद आ रही है और जब तक लाइट बंद नहीं होगा मैं सो नहीं पाऊंगी। कविता कहते ठीक है दीदी बंद करो, अब कैसा डर, अब तो तांत्रिक बाबा हैं, जो होगा देख लेंगे। अब यहाँ तो तंत्र मंत्र भी किए हैं। दोनों सहेलियाँ अपने आप को संभालती हैं और फिर अनु लाइट बंद करके सोने की कोशिश करती है और कुछ देर में अब उसको नींद भी आ जाता है। और वही हाल अब कविता का भी था। अब उनको भी लगा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा तांत्रिक बाबा संभाल लेंगे। और कुछ देर के बाद उसको भी नींद आ जाती है। जब नींद में चली जाती है ना, तब फिर उनको कविता को एहसास होता है कि जैसे पिछली रात को हुआ था, उनके शरीर से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो आंखें खोल देती है। आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखती है ना, अंधेरे में जैसे कोई 20-22 साल या 25 साल का नौजवान है, आंखें अंगार की तरह देख रही है, बड़े बड़े बाल है उसके, चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। अब वही वक्त था, कविता चीखने लगती है। और जैसे चीखती है अनु अब आंखें खोल देती है, जल्दी से लाइट जलाती है। और जैसे ही लाइट जलाती है ना, वो जो शख्स है खिड़की की तरफ भागता है। और वो अब जैसे वहां पर जाता है ना, अदृश्य हो जाता है। और वो चीख सुन करके बगल के कमरे में जो तांत्रिक बाबा हैं अब अनु के दरवाजे पर आ जाते हैं कि अनु बेटा दरवाजे खोलो। अब परिवार के लोग भी अब जाग जाते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब अनु जाके दरवाज़ा खुलती, क्या हुआ बेटा, मम्मी पूछती है अनु की। तो अनु डरी हुई सब बात बताती है कि ऐसा है। अब फिर कविता के साथ हुआ। अब सबको कहते हैं, अनु को भी बाहर निकालते हैं तांत्रिक बाबा, कविता को भी बाहर निकालते हैं, तुम लोग बेटा बाहर निकल जाओ, अब मेरा काम है और मुझे करने दो। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अंदर क्या चल रहा है। सब लोग अब खौफ में हैं, डरे हुए हैं। अनु के पापा भी, अनु के भाई भी, परिवार के अन्य सदस्य भी, और अनु भी खुद डरी हुई। कविता का तो कहना ही क्या, वो तो खौफ में भरी हुई थी। 1.5 घंटा दरवाजा नहीं खुलता है। अंदर में कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे तांत्रिक बाबा किसी को पुकार रहे हैं, सुनो भागने की जरूरत नहीं है, कहाँ तक भागोगे, और तुम इस घर से अब निकल नहीं सकते। ये जो खिड़की है ना मैंने बंद कर रखा है, दरवाजे को मैं बंद कर रखा है, तब तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, भागना अब छोड़ दो। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब देते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब इसके बाद साफ आवाज़ नहीं आती है। अंदर से लग रहा है कि 2 शख्स जैसे बात कर रहे हो, लेकिन अब आवाज़ सिर्फ तांत्रिक बाबा की सुनाई देती है, जैसे किसी सवाल पर सवाल करते जा रहे हो। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे के बाद में अब तांत्रिक बाबा दरवाज़ा खोलते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ काबू में हो चुका है। परिवार के लोग सहमे हुए, डरे हुए, और फिर तांत्रिक बाबा के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बाबा सब कुछ अब कुशल मंगल है ना, अब कोई अब डरने वाली बात तो नहीं है, अब हमारे बेटे के साथ में अब कोई इस बात तो नहीं होगा। और तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि पहले आप बताओ, ये जो पलंग है, जो आप ये नया पलंग आप लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? अब जो अनु के पापा हैं बताते हैं कि हमने शॉप से लेके आया है। तो आपने पुराना लिया था? तब कहने लगे हाँ पुराना ही था, लेकिन ज़्यादा दिन का इस्तेमाल नहीं था। जो दुकानदार था अब कह रहा था कि हाँ ये पुराना ही है और सस्ता में मिल रहा था, तो मैंने इसको ले लिया, इसमें क्या हो गया? तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं सारा खेल तो इसी में था। अब इसी में एक आत्मा ऐसी थी जवान लड़के की, वो फंसी हुई थी। और वो आत्मा वैसे तो दिन में गायब हो जाती थी, लेकिन रात में अपने पलंग पर सोने के लिए आती थी। जब उसने देख लिया कि पलंग पर 2-2 जवान लड़कियां हैं, तो आप समझ सकते हो ना। अब वो कविता उस लड़के को पसंद आ गई और कविता पर वो फिदा हो चुका था, और वो भी अपना उसका पलंग था। अब अपना अधिकार समझता था कि हमारा पलंग है तो कविता भी हमारी प्रॉपर्टी है। उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगा। कहानी ये है, सारे लोग सन्न रह गए थे। तब अनु के पापा ने सवाल उठाया कि बताइए महाराज, पलंग जो है तो उसमें परमानेंट अब उस साय को रहना चाहिए ना। तब तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे हाँ, लेकिन
वो दिन के टाइम में आप लोगों को नज़र नहीं आता था। शाम के टाइम उस पलंग से निकल कर के और अपना इधर उधर भटकता था। जब रात हो जाती थी ना, तब वो खिड़की के रास्ते से जैसे निकल के गया था और वो आता था। ऐसा ही हर रोज करता था। वाकई में बहुत डरावना पल था। अन्नू बताती हैं, कविता बताती हैं कि बहुत ही डरावना पल था हमारे लिए। लेकिन जब तांत्रिक बाबा ने बताया ना कि आप सब कुछ कुशल मंगल है, मैं उस लड़के को कैद कर लिया हूँ, अब आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे ये भी सुरक्षित रहेगा। जब तक इसको मोक्ष ना मिल जाए तब तक मुझे इसको संभाल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि फिर आपके कमरे में आ जाए। तब अन्नू के बाबा कहने लगे कि ना ना, अब इस पलंग को मैं अपने कमरे में रख ही नहीं पाऊंगा। मैं उसी दुकानदार को वापस करता हूँ और एक नया पलंग लेके आऊँगा। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अब इस पलंग में उसकी आत्मा नहीं है, मैं उसको पकड़ लिया। लेकिन अब अन्नू के पापा काहे के लिए रुकने जाए। वो कहने लगे नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने बच्चियों को ऐसे नुकसान नहीं उठाने दे सकता है। क्या पता कोई दूसरा आत्मा उसमें आ समाए। जब ऐसा ही है तो कुछ आगे भी हो सकता है। उनका कहना भी अपनी जगह पर वाजिब था। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे ठीक है, आपकी इच्छा। अब इसके बाद तांत्रिक बाबा को ले जाते हैं और रास्ते में अन्नू के बाबा पूछते हैं कि आखिर उसकी आत्मा को आपने कहाँ रखा है। अब तांत्रिक बाबा अपना थैला दिखाते हैं कि इसके अंदर में कैद है। विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब अन्नू के पापा और उनके भाई भी, अन्नू के भाई भी कहते हैं कि जरा हमें भी दिखा सकते हैं। अब तांत्रिक बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि एक बार मैंने इसको आज़ाद कर दिया ना, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर हो सकता है कि आप पलंग पे निकाल दो ना, तो उस कविता के साथ में इसका प्रेम व्यवहार अब चल रहा है। आप समझने की कोशिश करो। फिर वो कविता के पास में जाएगा और फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा। और तब जाकर के अन्नू के पापा अब डर जाते हैं और कहते कि नहीं, हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब उनको घर पहुंचाते हैं और तब जाकर के लौटते हैं उनको छोड़ने के बाद में। नया पलंग आ जाता है और पलंग पर अब कविता भी सोती है, अन्नू भी सोती है। लेकिन डर जो है ना, आसानी से नहीं निकलता है। अब रात होती जाती है तो कविता अब डरी हुई थी, नींद नहीं आती है। लेकिन पहली रात सकुशल निकल गई थी। अब इसके बाद तो अब ऐसा कोई बात ही नहीं था। सारी रात सकुशल निकलने लगी। और तब कविता को अन्नू को एहसास हुआ कि तांत्रिक बाबा सही कहते थे। सब कुछ खोड़ था उस पलंग में ही, जो मेरे पापा अब वो लेके आए थे सेकेंड हैंड। अब इसके बाद सब उस घर में शांति हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कविता की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास भी ऐसा कोई कहानी है, कुछ घटना है जो आप हमें शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरी मेल आईडी पर और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हो अपनी कहानी को। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।